सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के रीड मेंस और इंग्लिश ग्रेड सेकंड के लिए नाउन टॉपिक का रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। आप सब लोगों ने नाउन टॉपिक जरूर पढ़ लिया होगा अब तक, चाहे आप लोगों ने कहीं भी तैयारी की हो, लेकिन इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया होगा। आज की इस क्लास में हम इस टेस्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस नाउन के टॉपिक से पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के समय आपको ये पता होना चाहिए कि ये मुख्य बिंदु हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग के ये नाउन का रिवीजन टेस्ट होगा। कोशिश ये रहेगी कि 20 क्वेश्चंस के माध्यम से, आज के इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से नाउन टॉपिक से जहां जहां भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल किया जाए। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड, रीड मेंस, इंग्लिश ग्रेड सेकंड की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशंस के साथ इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए हमने राजस्थान अध्ययन के लिए, हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 से 8 चलती है, राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 9 और 10 में चलती है, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का शानदार टेस्ट सीरीज बनाई है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए स्कूल मैनेजमेंट की भी टेस्ट सीरीज है। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें आप पे ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के अपने इस क्वेश्चन पे, अपने इस टेस्ट पे आते हैं। और ये आपका पहला टेस्ट है। पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये है, पहला टॉपिक नाउन, उसका पहला टेस्ट और ये उसका पहला क्वेश्चन। आप सबके सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। भी फटाफट आंसर कीजिएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन है पहले ये देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाउन? इनमें से कौन सा नाउन के बारे में सही है? ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन नाउन के डेफिनेशन से रिलेटेड है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेशन के आते हैं, आइडेंटिफिकेशन के आते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन के आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट देखिएगा, A noun is a member of syntactic class। syntactic class जो है या फिर syntactic कैटेगरी है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिंग्विस्टिक्स में इस नाम से जाना जाता है, इसलिए डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। A noun is a member of a syntactic class that includes, जिसमें शामिल हैं words which refer to people, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट। यानी ये पहला जो पॉइंट है ये नाउन की डेफिनेशन से रिलेटेड है। आवश्यक नहीं है कि आपको नाउन में सिर्फ ये पूछा जाए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये तो ठीक है, वास्तव में डेफिनेशन यही होती है, बस यहां थोड़े अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम के जो लैंग्वेज होती है वो बहुत अच्छी तरीके की आती है, अच्छी ऑथेंटिक बुक्स से आती है। तो कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मेंबर है जिसमें वे शब्द शामिल होते हैं जो किसको रेफर करते हैं? पीपल, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट। यानी सीधी सीधी परिभाषा किसकी है? नाउन की डेफिनेशन। सही है बात। दूसरा पॉइंट देखिएगा इसमें, नाउन मे एक्ट एज एनी ऑफ द फॉलोइंग। नाउन जो है इनमें से किसी भी एक का काम कर सकता है। किस किस का? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन जो है क्या हो सकता है? नाउन किसी भी वर्ब का
सब्जेक्ट हो सकता है। यह बात ठीक है, आप जानते हैं कि नाउन मुख्यतः क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सब्जेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है फंक्शन ऑफ अ नाउन। किस पे लिखी हुई है भी बताइएगा, फंक्शन ऑफ ए नाउन। समझ में आ गई बात। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो सकता है। अब यहां आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो सकता है, यहां कहा कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, वहां कहा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यानी नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जांपल्स देखेंगे अपन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। ये सारी चीजें हैं। शायद इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ है, नाउन क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हो सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप पे पहले इसका सी का और देख लें। नाउन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस। कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहा जाता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। सेंटेंसेस बनाने का जो मुख्य आधार है वो कहा जाता है, तो वो किसको कहते हैं, नाउन को कहते हैं। यानी सारी बातें सही हैं ये, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने क्या सोच रखी होगी। निश्चित रूप से ये सोच रखी है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से डेफिनेशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूज आपके दिमाग में नहीं रहे। एक सेंटेंस लिखते हैं फंक्शन वाला, देखिएगा। राहुल, ये सेंटेंस है, राहुल गैव रमेश a book from his bag, ठीक है भी। अब ये सेंटेंस देखिएगा, इसमें राहुल जो है ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। कौन सी वर्ब का सब्जेक्ट है, इस गैव वर्ब का सब्जेक्ट है। राहुल गैव किसको दिया, रमेश को दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है भी बताइएगा। ये एक बार सबके सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इस सेंटेंस में जो रमेश है वो किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा, रिवीजन टेस्ट हो रहा है, हम चाहते ये हैं कि इस टेस्ट के बाद, इस टेस्ट सॉल्यूशन के बाद नाउन से संबंधित कोई कंफ्यूज आपका नहीं रहना चाहिए। ये 20 क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीजें कहां से क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई। कौन सा है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात। ए बुक, ये कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में फ्रॉम हिज बैग, फ्रॉम यहां प्रेपोजिशन है, और ये बैग जो है ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या कहलाता है, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये देखिएगा, एक ही सेंटेंस में हमने आपको सारी बातें समझाने की कोशिश की थी कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं वर्ब के, ये हो गए, ऑब्जेक्ट होता है, ये हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन होता है, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमने समझने का प्रयास किया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है, किस प्रकार के क्वेश्चंस नाउन से और पूछे जा सकते हैं। पहला डेफिनेशन से रिलेटेड, दूसरा a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. क्लियर है। Which of the following is not a noun? इनमें से कौन सा नाउन नहीं है, ये पूछा हुआ आपसे। इनमें से कौन सा नाउन नहीं है, यानी 4 ऑप्शन आपके पास। ये जो क्वेश्चन है ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, नाउन की पहचान से रिलेटेड है। पहचान से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है
किसी वर्ड को अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है। इस सेंटेंस में कितने प्रकार के नाउन हैं, इस रूप में पूछा जा सकता है। तो वो ये है, देखिएगा सुनामी क्या है, इसमें नाउन है। देखिएगा आर्टिकल के साथ है, आर्टिकल ए है, इसके बाद में ये जो वर्ड है सुनामी, ये आपका नाउन है। समझ में आ गई बात? सुनामी आप जानते हैं क्या है। दूसरा देखिएगा इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, ये भी क्या है, नाउन है। और ये ए जो है ये इस वेव के लिए आया हुआ है। कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक भी इसमें क्या है, नाउन है। और उसके बाद इसमें सी नाउन है। ये देखिएगा आर्टिकल द है, इसके बाद में क्या आया हुआ है, सी है। तो ये इसमें नाउन्स है, यानी आपको नाउन पहचानना है। इससे पहली वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को नाउन पहचानने के 3 तरीके बताए थे। यदि आपको याद है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर हां, नाउन पहचानने के ये 3 तरीके आपने बताए थे। फटाफट लिखेंगे भाई, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सिमेंटिक, अर्थ से पहचानना। सिंटैक्टिक, वाक्य में उसकी पोजीशन के अनुसार पहचानना। मॉर्फोलॉजिकल, उसके सफिक्स के अनुसार पहचानना। तो आपने पहचान लिए। पूछा आपसे ये था कि इनमें से कौन सा, तो वेव है, सी है। पावरफुल जो है ये क्या नहीं है बेटा, ये आपका नाउन नहीं है। तो पावरफुल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बहुत आसान बात है। देखिएगा पावरफुल किसके साथ आया है, वेव के साथ आया है। और वेव क्या है, नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो जो पावरफुल यहां है ये क्या है बेटा, ADJECTI, ये आपका एडजेक्टिव है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। अब आपको बताना यह है कि यहां जो एडजेक्टिव जो है ये किस प्रकार का, पावरफुल जो है किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ग्रेडेबल है या नॉन ग्रेडेबल है, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट लिख दीजिएगा, GRADABLE, ग्रेडेबल या फिर नॉन ग्रेडेबल। GRADABLE, पावरफुल किस प्रकार का एडजेक्टिव है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। लार्ज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फटाफट बताओ। वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फटाफट बताओ। लार्ज भी क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी लार्ज के लिए आया है, एडवर्ब है। इस पे ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको यह बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, नाउन का आप रिवीजन कैसे करें, बस ये है इसमें। दूसरा देखिएगा, वी हेजिटेटेड फॉर अ वाइल बट वी न्यू सक्सेस वॉज मस्ट देयर सो वी डिड आवर बेस्ट। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये भी आइडेंटिफिकेशन का सेंटेंस है, यानी इसमें भी आपको नाउन पहचानने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इज नॉट नाउन, इनमें से कौन सा शब्द नाउन नहीं है। आप मान के चलिएगा आइडेंटिफिकेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए हमने भी रिवीजन में आपके आइडेंटिफिकेशन के 2-3 सेंटेंस लिए हैं। और जब आपको हमने क्लास में करवाए हैं तो आइडेंटिफिकेशन की एक पूरी एक्सरसाइज करवाई है, बस आप रिवीजन कीजिएगा। वाइल जो ऊपर काम में लिया हुआ है, ये देखिएगा, ये यहां नाउन है या नहीं है, वाइल यहां नाउन है। क्लियर हो गई बात? क्यों है, ये देखिएगा आर्टिकल ए के साथ आया हुआ है, ए वाइल। तो ए वाइल यहां क्या है, नाउन। समझ में आ गया बात बेटा? वाइल बेसिकली क्या होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, कंजंक्शन होता है वाइल। सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल आई वॉज स्टडिंग। सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही थी। She was playing cricket while I was studying. While I was studying. STUDYING, studying. ठीक है। यहां जो while है ये क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्यों है, ये पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहां तक की जो है वो एक क्लॉज है,
ये एक क्लॉज है और ये आपके फिर दूसरी क्लॉज है, और क्लॉजेज को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। इसलिए ये वाइल जो है कंजंक्शन है, लेकिन यहां जो वाइल है ये क्या है? ये आपका नाउन है। वी वेटेड फॉर अ वाइल, वी वेटेड, WAITD, वी वेटेड फॉर अ वाइल, फॉर ए वाइल। यहां भी वाइल क्या है? नाउन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वाइल बच्चा समझता है कि किसी का नाम नहीं है, वस्तु स्थान का नहीं है, तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, मस्ट, यहां मस्ट भी क्या है? नाउन है। वॉज ए मस्ट, मस्ट से पहले भी क्या आया हुआ है? आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। यहां मस्ट भी नाउन है, इस पे भी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। और आवर बेस्ट, आवर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई, योर, आवर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन, जो वर्ड आता है वो क्या है? नाउन है। यहां बेस्ट नाउन है, लेकिन इट वॉज द बेस्ट डिसीजन, इट वॉज, it was the best decision, it was the best decision, DECISION, it was the best decision। यहां जो बेस्ट है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके लिए आया है? ये देखिएगा, ये इसके लिए आया। समझ में आ गया भाई? तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चे आंसर करो भी पूरे मन के साथ, और यदि आपको मामला ठीक लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि चीजें बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से समझाई जा रही हैं, तो एक बार सबके सब बच्चे, मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप सबके सब बच्चे एक बार जरूर इसको शेयर कर देंगे। और फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। आइडेंटिफाई द नाउन, उस नाउन को ढूंढिएगा दैट हैज बीन प्रिसीडेड बाय अ न्यूमरल एडजेक्टिव। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहां दो टॉपिक को शामिल करके पूछा हुआ है। न्यूमरल एडजेक्टिव का पता होना चाहिए और फिर उस नाउन का पता होना चाहिए। इसका भी पता होना चाहिए, प्रीसीड का मतलब पहले आना होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा फैमिली है, फैमिली से पहले ये द आया हुआ है, तो इसका मतलब फैमिली नाउन तो है, लेकिन पूछा क्या है? दैट हैज बीन प्रीसीडेड बाय। तो ये कहा ये हुआ है कि उससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो ये तो न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब फैमिली नाउन तो है, लेकिन वो नाउन नहीं है जिससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, ये नहीं है। रिफ्यूज, ये भी क्या है? ये टुक क्या है? वर्ब है, और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये नाउन तो है। क्या है बेटा ये? बताइएगा सब लोग। ये नाउन तो है, लेकिन कौन सा नहीं है? जिससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आए वो नहीं है। तीसरा देखिएगा, फ्लावर नाउन है और उसके बाद में होटल नाउन है, तो होटल से पहले द आ रहा है, फ्लावर से पहले देखिएगा थर्ड आ रहा है, और थर्ड क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव में आपने पढ़े होंगे कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल, पढ़े कि नहीं पढ़े भाई? ऑर्डिनल, ORDINAL, पढ़ा है किसी ने? ऑर्डिनल, तो लिख के बताइएगा ऑर्डिनल क्या होते हैं। ऑर्डिनल होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, एक, दो, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। ऑर्डिनल क्या होते हैं? 1 2 3, इस तरीके से हैं। तो ये इस नाउन की बात कर रहा है। कौन से की? इस नाउन की बात कर रहा है। फ्लावर नाउन है, उससे पहले क्या आया है? न्यूमरल एडजेक्टिव आया है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ये है। बेटा ऐसा नहीं होता है कि पेपर कोई बहुत मुश्किल आता है। कई बच्चे भी लगे हुए कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो किसी को नहीं आते हो, ऐसे मुश्किल क्वेश्चन होने चाहिए। अरे नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन की तैयारी मत करो, ऐसे क्वेश्चन के लिए अपना समय मत लगाओ। ऐसे क्वेश्चंस का लिए समय लगाओ जो बहुत बेसिक हो, एकदम टू द पॉइंट हो, जीरो से शुरू होने वाले हो, बेसिक्स हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हो। क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो ही बच्चा एग्जाम पास करेगा। हम कोशिश ये करते हैं कि किसी बच्चे ने जीरो से शुरू किया है वो बच्चा भी चीजों को समझ जाए और वो भी रीट मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर जाए, वो भी सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छा स्कोर कर जाए। ये हमारा प्रयास रहता है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, चिल्ड्रन दीज डेज हैव ए लॉट ऑफ दैट हैव बीन साइंटिफिकली इंजीनियर्ड टू बी अट्रैक्टिव एंड एडिक्टिव। क्लियर आ? क्या पूछा इसमें देखिएगा, आपके पास ऑप्शंस हैं। ये जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने पहला क्वेश्चन किसका देखा, आइडेंटिफिकेशन, सॉरी डेफिनेशन का, दूसरा तीसरा किसका देखा, आइडेंटिफिकेशन का, पहचानने का, और ये है एप्लीकेशन का, APPLICATION। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग का मतलब यह है कि क्या आपको ये पता है कि इस वाक्य में यहां नाउन का प्रयोग किया जाए, वर्ब का प्रयोग किया जाए, एडवर्ब का प्रयोग किया जाए, क्या ये पता है? और ये पता होने के बाद क्या आप ये जानते हैं ये शब्द नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? तो आइडेंटिफिकेशन का भी हो गया और एप्लीकेशन का भी हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो। चिल्ड्रन दीज डेज हैव अ लॉट ऑफ, ये आपका डिटरमिनर है, इसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अ लॉट ऑफ डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के बाद किसका प्रयोग होना चाहिए, नाउन का प्रयोग होना चाहिए। अब आपको ढूंढना इनमें से कौन सा शब्द नाउन है, ये देखना भी। इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो नाउन है। पहला वर्ड है डिस्ट्रैक्शंस, दूसरा है डिस्ट्रैक्ट्स, तीसरा है डिस्ट्रैक्टिंग, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो देखिएगा, डिस्ट्रैक्शन जो शब्द है ये नाउन है, ION भी लगा हुआ है। क्या नाउन है? डिस्ट्रैक्शन, DISTRACTION, डिस्ट्रैक्शन जो है। ठीक है, कई बच्चों को हो सकता है कि सब थोड़े से कम दिख रहे हो, तो वो अपने जहां आप मोबाइल में देख रहे हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा कर लो, तो क्वालिटी ज्यादा करते आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस समझ में आ गया? व्यवधान जिसको आप लोग कहते हो, तो नाउन चाहिए। डिस्ट्रैक्ट वर्ब होती है, डिस्ट्रैक्ट क्या होती है, DISTRACT, डिस्ट्रैक्ट वर्ब होती है। दीज गैजेट्स, जो ये जो आपके गैजेट्स हैं, दीज गैजेट्स, या फिर आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट्स मी अ लॉट, मी ए लॉट। ये जो आजकल के मोबाइल हैं, या फिर मोबाइल लिख देते हैं सीधा ही, MOBILE, मोबाइल, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट्स, डिस्ट्रैक्टिंग, ऑल ऑफ दीज, इसमें बताइए क्या आएगा? मोबाइल डैश 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 मी अ लॉट, समझ में आ गई ना? तो यहां क्या आएगा? डिस्ट्रैक्ट्स मी अ लॉट, क्योंकि यहां ये सब्जेक्ट है और यहां क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। क्या होगा ये? डिस्ट्रैक्ट्स होगा। क्या बात समझ में आई बेटा? इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि हमें कहां तो वर्ब लिखनी है, कहां हमें नाउन लिखना है, नाउन कौन सा इनमें से और वर्ब कौन सी है। जिस प्रकार से देखो, ये अट्रैक्टिव है, ये एडिक्टिव है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। समझा गया? तो इनका प्रयोग कहां करना चाहिए? एडजेक्टिव के स्थान पे किया जाना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात भी? चलो आगे देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और है जो किस पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन किस पे आधारित, आंसर करो भी फटाफट आप लोग। इसका क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6, एवरीबॉडी इज सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। हर आदमी से आशा की जाती है कि वो इसका आंसर करेगा, क्योंकि आप सभी गंभीर विद्यार्थी हैं और आप लोगों ने तैयारी कर ली है। अब आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने भी टॉपिक पढ़ लिया है, अब वो इसको क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जहां से हमें स्पेशल फोकस करना है, जहां हमें ज्यादा ध्यान देना है, वो बिंदु कौन से हैं। देखिएगा, दे डोंट नीड आवर, यहां आपको भरना है। आवर जो है ये क्या है बेटा? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है भाई? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, तो यहां जो आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। दे नो हाउ टू, ये जो टू है इसके बाद यहां वर्ब आएगी। क्या आएगी भैया, वर्ब आएगी। दे नो हाउ टू स्विम, वे जानते हैं तैरा कैसे जाए। दे नो हाउ टू स्विम। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। आई डोंट नो, देखिएगा ऐसे, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। हाउ टू ड्राइव, DRIV, हाउ टू ड्राइव ए कार, किस प्रकार से कार को, तो देखो वर्ब आई हुई है, समझ में आ गया। अब आपका काम यह है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें पहला तो नाउन होना चाहिए और दूसरी वर्ब होनी चाहिए। आपके पास ADVISE, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ADVISE जो शब्द है ये नाउन है या फिर वर्ब है। एडवाइस ये वर्ब होती है, ADVISE ये वर्ब है, आपको नहीं चाहिए। ADVIC एडवाइस ये नाउन है, ADVIC ये क्या है, नाउन है। तो यानी पहले में जो आएगा, पहला जो है इसमें क्या आएगा, ADVIC एडवाइस आएगा, और दूसरे में दो शब्द है हमारे पास, एक सक्सेस SUCCESS सक्सेस, और एक SUCCEED सक्सीड। दूसरा क्या है बेटा, सक्सीड है। समझ में आ गई बात। इनमें से सक्सेस जो है ये क्या है, नाउन है, और सक्सीड जो है क्या है, वर्ब है। तो हमें क्या चाहिए बताओ, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा ADVIC, और ये सक्सीड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है, डी सही है। आप अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे। समझ में आ गई बात। नाउन में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने 20 क्वेश्चन में पूरे का पूरा चैप्टर निचोड़ने की कोशिश की है, ताकि बच्चों का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, और वो जान सकें कहां से कौन सा बिंदु ठीक तरीके से तैयार करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है, ये जो नाउन के टाइप्स हैं, नाउन की जो काइंड्स हैं, नाउन की जो प्रकार हैं, वहां से लिया हुआ है। देखिएगा इसमें पहला, कॉमन नाउन्स रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स। क्या कॉमन नाउन स्पेसिफिक थिंग्स को रेफर करते हैं? क्या कॉमन नाउन पर्टिकुलर थिंग्स को रेफर करते हैं? नहीं करते हैं। कॉमन नाउन जो है वो जेनेरिक, सामान्य चीजों को रेफर करते हैं। जैसे मेरा नेम है अशोक, तो ये स्पेसिफिक है। मैं एक टीचर हूं, ये क्या है, जेनेरिक है। तो टीचर कैसा नाउन हो सकता है, कॉमन, लेकिन अशोक जो है वो कैसा होगा, कैसा होगा भी, प्रॉपर होगा। तो ये सही नहीं है। ये पहला ही पॉइंट क्या नहीं है, सही नहीं है। while proper nouns refer to generic things, ये उल्टा होना चाहिए था कि common noun refers to what, generic things, and proper noun refers to specific things। सीधा भी आ सकता था, तो हमने इसमें लिख लिया। दूसरा, इसका मतलब ये जो पूछा है, ये डेफिनेशन ये है, ये किसकी है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हमने डालने की कोशिश की है। समझ में आ गया बेटा। जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूं तो काफी सोच समझ के बनाता हूं। ऐसा नहीं है किसी भी बुक से कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट कर दिया। हम क्वेश्चन वो बनाते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर कर दे। काउंट नाउन्स आर, काउंट नाउन का मतलब काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स दैट इंडिकेट टू डिस्क्रीट काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रीट का मतलब जिसको एक एक को अलग अलग किया जा सके, जैसे एक पेन, दो पेन, तीन पेन, आराम से उनको सेपरेट किया जा सके, उनको डिस्क्रीट कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। वेयर एज मास नाउन, मास नाउन अनकाउंटेबल नाउन का ही दूसरा नाम है। मास नाउन किसका दूसरा नाम है, अनकाउंटेबल नाउन का ही दूसरा नाम है। तो वे कौन होते हैं, वर्ड्स दैट इंडिकेट सम रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सब्सटेंस। वे उस पदार्थ को इंडिकेट करते हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा नहीं कहा जा सकता हो, उसको क्या कहते हैं, मास नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। हमने क्यों बताया भैया आपको ये डेफिनेशन,
क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार की कोई डेफिनेशन पूछ लेते हैं और फिर आपको लगता है कि सब हमने तो अनकाउंटेबल का ये पढ़ा था, विच कैनॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रकार की डेफिनेशंस देख लेनी चाहिए। तीसरा, a collective noun is a naming word used to refer to a group of numbers of animals, people or things। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो ग्रुप की तरफ इशारा करता है। आप सब जानते हैं, बात बिल्कुल सही है। कम से कम 4 कलेक्टिव नाउन लिखेगा फटाफट, एटलीस्ट 4 कलेक्टिव नाउन्स। फटाफट लिखो 4 कलेक्टिव नाउन। आप कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, अभी पता चल जाएगा। कलेक्टिव नाउन, 4 कलेक्टिव नाउन कम से कम। मैं लिख देता हूं, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। हार्ड, HERD, हार्ड। कमेटी, COMMITTE, कमेटी की स्पेलिंग भी पूछते हैं एग्जाम में भाई, सेकेंड ग्रेड वाले ध्यान देंगे। कमेटी की पूछी जा सकती है, ज्यूरी हो सकता है, ठीक है, क्लास हो सकता है, आर्मी हो सकता है, टीम हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू रेफर टू कॉन्सेप्ट्स। देखिएगा, इसमें पहला इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारे करेक्ट हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू रेफर टू कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है। आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, ट्रेड्स, फीलिंग्स, एंटिटीज दैट कैनॉट बी सीन, जिनको देखा नहीं जा सकता हो, इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस को इंडिकेट करता है जिसको देखा नहीं जा सकता हो। जैसे ऑनेस्टी है, जिनको सुना नहीं जा सकता हो, जिनका टेस्ट नहीं किया जा सकता हो, जिनको स्मेल नहीं किया जा सकता हो, जिनको टच नहीं किया जा सकता हो, तो वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये एक अच्छी परिभाषाएं हैं सबकी, तो ये आपके काइंड्स में हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। चलो आगे चलते हैं। देयर आर प्लान्स टू the runway to jumbo jets to land। there are plans to के बाद में verb लिखिएगा। किसके प्लान हैं? आप देखिएगा, इसमें 2 वर्ड हैं बेसिकली। एक तो कौन सा वर्ड है बेटा? एक तो है लार्ज और दूसरा कौन सा है? एबल, ABLE, ठीक है। लार्ज और एबल, ये लार्ज जो होता है ये बेसिकली एडजेक्टिव है, एबल भी क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहां हमें ऊपर वाले में वर्ब चाहिए, तो लार्ज की जब वर्ब बनाएंगे तो लिखेंगे इनलार्ज, ENLARG। क्या लिखेंगे भाई? इनलार्ज लिखेंगे। समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं इसको? ग्रामर की भाषा में इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं इसको। यानी एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच दे दिया जाए और उसे दूसरा बनवाया जाए। जैसे लार्ज दे दिया जो कि एडजेक्टिव है, इससे वर्ब बनवाई तो आपने क्या बना दिया? इनलार्ज बना दिया, ठीक है। जैसे आपको स्ट्रॉन्ग दे दिया या स्ट्रेंथ दे दिया, STRENGTH, स्ट्रेंथ नाउन है, आपको इसको वर्ब बनानी है। लिखो भाई, इसकी स्ट्रेंथ नाउन होती है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव होता है, STRONG, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव होता है, आपको इसकी वर्ब बनानी है। लिखिएगा फटाफट, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एग्जाम लेवल की तैयारी है और जो बच्चे एग्जाम लेवल के नजदीक हैं, जो पास करना चाहते हैं, जो पास होंगे, वो जरूर आंसर करेंगे इसका। क्या लिखेंगे? स्ट्रेंथन। इसकी जो वर्ब बनती है वो क्या बनती है? स्ट्रेंथन, ठीक है। तो ये अब आंसर कर दीजिए इसका आंसर कर दो भाई फटाफट। कर भी दिया होगा आपने। क्या आंसर है इसका? लिखो फटाफट, जब तक मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं। टू इनलार्ज, देयर आर प्लान्स टू इनलार्ज द रनवे। रनवे को थोड़ा बड़ा करने के प्लान है। टू इनेबल जंबो जेट्स टू लैंड, ताकि जंबो जेट्स क्या कर सकें? लैंड कर सकें, वहां रुक सकें। दोनों ही जगह क्या चाहिए थी? वर्ब चाहिए थी। यहां भी वर्ब चाहिए थी और यहां भी वर्ब। समझ में आ गई होगी बात में? ये तो
क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी के? चलो एक सेंटेंस आप लार्ज से बना के दिखाओ फिर मुझे। लार्ज और एबल से एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बनाओ। एक सेंटेंस लार्ज से बनाओ और एक सेंटेंस एबल से बनाओ, ताकि आप समझ जाएंगे कि किस वर्ड का कहां सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। द लेबोरेटरी हैज ऑल द लेटेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अक्सर हमें लगता है कि नाउन कैसा है, काउंटेबल है, लेकिन वो काउंटेबल होता नहीं है और हम उसके साथ एस या यस का प्रयोग कर देते हैं या फिर उससे पहले ए या एन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि अनकाउंटेबल से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसके साथ एस या यस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है। EQUIPMENT इक्विपमेंट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब समझ गए होंगे बात। द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं लगता है। इक्विपमेंट इसमें 2 टी हैं, ये भी नहीं है। एन इक्विपमेंट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये इसका सही आंसर है इक्विपमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में इक्विपमेंट का ही पूछेंगे, लेकिन इस प्रकार का पूछ सकते हैं। अक्सर इंफॉर्मेशन का पूछते हैं। INFORMATION इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कई बार। He got an information. I got an information. INFORMATION गलत हो जाता है बेटा ये। न्यूज का पूछते हैं एग्जाम में, न्यूज भी अनकाउंटेबल है। He got a news. He got a good news. I got a good news. इनकरेक्ट है सारे के सारे। I got a good news नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। I got a good news ऐसा नहीं होना चाहिए, ए नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो इंफॉर्मेशन हो सकता है। आप लोग भी, जो मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दी है अनकाउंटेबल नाउन की, उसको याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और कम से कम 5 अनकाउंटेबल नाउन लिखिए ऐसा जो भ्रम पैदा करते हैं काउंटेबल हो सकते हैं। मैं भी लिखता हूं, आप लोग भी लिखें। पहला हम लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल है। लगेज कैसा है? अनकाउंटेबल है। पोइट्री कैसा है? अनकाउंटेबल है। नॉलेज कैसा है? अनकाउंटेबल है। ट्रैफिक, ट्रैफिक का कई बार पूछते हैं। TRAFFIC ट्रैफिक का एग्जाम में कई बार पूछते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है ट्रैफिक। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। चौक अनकाउंटेबल नाउन है। CHALK चौक अनकाउंटेबल नाउन है। तो निश्चित रूप से आपने एक बार देख लिया होगा, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ सकता है, अनकाउंटेबल हो और उसके साथ ए लगा सकता है या फिर उसके साथ एस या एस लगा सकता है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। आई बिलीव इन हिज, ये भी क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का नहीं, एप्लीकेशन का है। हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है? इनोसेंट। ही इज इनोसेंट। ही इज यहां इनोसेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहां? इनोसेंट लिख देंगे। इनोसेंस ये जो है ये नाउन है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। INNOCENC ये आएगा यहां इनोसेंस। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई? इनोसेंट, इनोसेंटली। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन इनोसेंटली। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन डैश डैश डैश, ये सारे लिखे हुए हैं। इनोसेंट, इनोसेंस, इनोसेंटली क्या आएगा? ही आंसर्ड माई क्वेश्चन। एडवर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कैसे जवाब दिया? एडवर्ब। और इनमें से जो एडवर्ब है वो क्या है?
इनोसेंटली, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन इनोसेंटली। समझ में आ गई बात भाई? तो ये इनोसेंटली आना चाहिए था। ही इज इनोसेंट, INNOCENT, ही इज इनोसेंट, यहां ये सही है। यहां क्या आएगा? आई बिलीव इन हीज इनोसेंस। तो ये है सही शब्द का प्रयोग करना। कहां एडजेक्टिव आएगा, कहां एडवर्ब आएगी, कहां नाउन आएगा, कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a noun is used as the object of, जब किसी नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इट इज सेड टू बी इन। ये केस का क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि रिवीजन है। कितने प्रकार के केस होते हैं? जैसे नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है वे नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब नाउन को सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज किया जाए तो उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो राहुल किसके रूप में यूज हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये क्या है आपका? नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद देखिएगा एक्यूजेटिव केस, जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए। नाउन को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तब वो क्या होता है? तब होता है एक्यूजेटिव केस। तो यहां क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। आप लोग साथ साथ लिखते रहो भाई, बहुत शानदार क्लास चल रही है, रिवीजन हो रहा है, पूरे टॉपिक का आज रिवीजन कर लेंगे, इसीलिए हमने इसको रिवीजन टेस्ट नाम दिया है। टॉपिक पढ़ने के बाद का टेस्ट है, ये रिवीजन टेस्ट है। तो ये कौन से केस में है? यहां बताओ भी, क्रिकेट कौन से केस में है? एक्यूजेटिव केस में है। पजेसिव क्या होता है? जो पोजीशन बताता है। क्या बताता भाई? पोजीशन, ठीक है। जेनेटिव केस भी कहते हैं इसको। तो ये केस है। एक डेटिव केस भी होता है, DATIV, डेटिव केस। डेटिव केस क्या बताता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। वे नाउन जो सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिए गए हों, वे कौन सी केस में होते हैं? डेटिव, DATIV, डेटिव केस में होते हैं। समझ में आ गई बात? आप लोग भी कोशिश करें कि एक एक एग्जाम्पल लिखें, एक नॉमिनेटिव केस का, एक किसका? पजेसिव केस का, ठीक है, एक किसका? एक्यूजेटिव केस का, एक किसका? डेटिव केस का, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not correct? Formation of possessive case. Possessive जानते हो, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाए, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ possessive case. फॉर्मेशन ऑफ possessive case, ठीक है। देखिएगा क्या है इसमें। कॉन्सेंस सेक अक्सर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर किया जाता है, बात यह है, लेकिन यहां नहीं लगेगा क्योंकि यहां से की साउंड आ रही है, और से और उसके बाद फिर से दो बार हो जाता है, फिर सेक है। इसका मतलब इसलिए यहां किसका प्रयोग नहीं करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा किसका प्रयोग करेंगे? इस तरह से कॉन्सेंस सेक लिखेंगे। यह बिल्कुल सही बात है। किड्स पोइट्री, KEATS, किड्स नाम है उनका, तो किड्स पोइट्री लिखते हैं, दोबारा एस नहीं लिखते हैं। फिर यहां समझ में आ गई बात? आप लोगों ने जब पजेसिव केस का फॉर्मेशन किया होगा तो ये सब चीजें पढ़ी होंगी, वहां मैं रिवीजन करवा रहा हूं। बॉयज हॉस्टल, ये भी सही है। ये क्यों सही है अभी? जब प्लूरल को हो, एक बच्चे का हॉस्टल नहीं है, बच्चों का हॉस्टल है, तो बच्चों का लिखो, बॉयज लिखो, बॉयज लिखो, और उनका हॉस्टल है HOSTL, हॉस्टल लिख दो। जब प्लूरल हो और एस से एंड हो रहा हो तो फिर उसके बाद दोबारा एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। बॉयज एस स्कूल, लड़कों की स्कूल, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे? बॉयज स्कूल,
इसका मतलब ये एक लड़के की स्कूल है, जबकि है कैसी स्थिति, लड़कों की स्कूल या लड़कों का हॉस्टल है। उसी प्रकार से जैसे गर्ल्स हॉस्टल, GIRLS, गर्ल्स हॉस्टल, दोबारा एस लिख दिया, HOSTL हॉस्टल, ये सही है क्या? अरे ऐसा आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। तो फिर कैसा आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए, GIRLS, गर्ल्स हॉस्टल, HOSTL, गर्ल्स हॉस्टल, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। उसके बाद और देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ इसमें, ये सही है क्या बताओ भी? नेक्स्ट वाला सही है क्या? गेट्स डोर। पजेसिव का जब होता है तो सामान्यतया लिविंग थिंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कवर ऑफ द बुक, बुक्स कवर नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, बुक्स कवर, किताब का कवर नहीं लिखेंगे, कवर ऑफ द बुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? कवर ऑफ द बुक लिखेंगे। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है। हाउस रूफ नहीं लिखेंगे, रूफ ऑफ द हाउस लिखेंगे। हाउस, HOUSE, हाउस रूफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ द हाउस। जिन बच्चों का टॉपिक पढ़ा हुआ है नाउन, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा रिवीजन करने में। उनको लगेगा कि यार वास्तव में कितने शानदार क्वेश्चंस लिए हैं, और एक ही क्लास में पूरे का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। जो पिछले लगभग कितने दिन से नाउन पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ ही रहे हैं, काफी दिन से नाउन पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से लगभग 5-6 दिन हमने नाउन पढ़ाए हैं आपको। तो अब समझ गए होंगे कि वो सारा का सारा मामला रिवाइज हो रहा है। इसलिए गेट्स डोर नहीं आएगा, डोर ऑफ द गेट आएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है। सीधा लिख दो रे, कई बच्चे समझेंगे पता नहीं गुरुजी क्या कह रहे हैं, निर्जीव है। तो डोर ऑफ द गेट ऐसे लिखेंगे। फॉर्च्यून्स फेवर, ये सही है। जब पर्सोनिफाइड करके लिखा जाता है तब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर्च्यून्स फेवर। नेचर्स लॉज, नेचर्स लॉज, कानून किसके? नेचर के, तो वो सही होता है। नेचर्स लॉज लिख देंगे, नेचर्स लॉज, NAT, नेचर्स लॉज, नेचर्स लॉज, ये बिल्कुल ठीक है, नेचर्स लॉज। ठीक है, यानी पर्सोनिफिकेशन जब होता है तो उसको फिर पर्सन मान लिया जाता है, सजीव मान लिया जाता है, और अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात ये? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आज हम 20 के 20 क्वेश्चन करके ही रहेंगे, क्योंकि फिर बीच में रह जाता है तो फिर उतना मजा नहीं आता चीजों का। इसलिए पेशेंस बनाए रखें और बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ें, अपने साथियों के साथ इधर उधर भी बता दें उनको भी कि बहुत अच्छी क्लास हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन, हैव नहीं आएगा, कंटेन नाउन इन अपोजिशन। इनमें से कौन सा नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी कौन से एग्जाम्पल में नाउन इन अपोजिशन नहीं है, कौन से में नहीं है? इसके लिए आपको नाउन इन अपोजिशन क्या होता है यह पता करना चाहिए। उसका रिवीजन करने के लिए लिया हुआ है। हैव यू रेड मैकबेथ? क्या आपने मैकबेथ पढ़ा है? अ ग्रेट ट्रेजेडी। ये जो फ्रेज आपके, ये इस नाउन के अपोजिशन में है, समझे? ये जो है ये इसी को एक्सप्लेन कर रही है, इसी के लिए काम में लिए। इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या कहते हैं हम इसको? नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। यस्टरडे आई मीट योर फ्रेंड, और योर फ्रेंड कौन है? ग्रेट पॉलिटिशियन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? नाउन इन अपोजिशन का एग्जाम्पल है। कोहली और कैप्टन, ये भी क्या है? नाउन इन अपोजिशन का एग्जाम्पल है। आवर टीचर सॉल्व्ड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें कहीं भी नाउन इन अपोजिशन का एग्जाम्पल कहीं भी नहीं है ये किसी भी तरीके से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वर्ड डॉक्टर? इनमें से कौन सा डॉक्टर के बारे में सही नहीं है? ये क्वेश्चन हमने क्यों दिया कि आपको जेंडर के बारे में पता है या नहीं पता है। इट इज ए कॉमन नाउन। यहां जो डॉक्टर है वो क्या होता है? डॉक्टर जो वर्ड है वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये
जेनेरिक रेफरेंस के लिए यूज हुआ है, यानी सामान्य अर्थ में यूज हुआ है। समझ में आ गई बात? यानी पहली लाइन बिल्कुल क्या है, सही है। इट इज अ सिंगुलर नाउन एज इट रेफर्स टू ओनली वन। हां, सिंगुलर है, ये एक की तरफ इशारा कर रहा है। प्लूरल होता तो डॉक्टर्स होता। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेटर जेंडर। नहीं, न्यूट्रल जेंडर नहीं है, ये कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है ये? कॉमन, COMMON, कॉमन। मैस्कुलिन जो पुरुष की तरफ इशारा करे, फेमिनिन जो किसकी तरफ इशारा करे, महिला की तरफ। कॉमन जो आइदर सेक्स, जो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, ये सारे कॉमन जेंडर होते हैं। और नेटर जेंडर जो नॉन लिविंग होता है, जो कैसा होता है, नॉन लिविंग। जैसे चेयर होता है, ये नेटर जेंडर है, चेयर है, टेबल है, ये क्या है, ये सारे के सारे इस तरह से। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया अभी कि नाउन के कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक से लिया हुआ है, कौन से पॉइंट से लिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आफ्टर ऑफ दिस इंसिडेंट आर ट्रिमेंडस। आफ्टर क्या आना चाहिए? यहां दो वर्ड यूज हुए हैं, एक अफेक्ट, AFFECT, एक अफेक्ट, और एक EFFECT, इफेक्ट। वही बात है, सही पहचानने की, सही यूज करने की। अफेक्ट जो होती है AFFECT, ये वर्ब होती है, वर्ब। these points me a lot, ये सब्जेक्ट हो गया, यहां आपको वर्ब चाहिए। ये पॉइंट मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, these points affect me a lot। क्या लिखोगे यहां? अफेक्ट। ध्यान से समझना बेटा चीजों को। इस लेवल की तैयारी आपको रीट मेंस के लिए करनी ही चाहिए। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जी क्या लेवल का फर्क नहीं रहेगा थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में? बेटा जब आपको ये कह दिया कि नरेशन का टॉपिक आएगा तो फिर क्या लेवल होगा उसमें? नरेशन का कोई भी क्वेश्चन आ ही सकता है। रीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि लेवल का फिर कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए जो टॉपिक आपको दे दिया उस टॉपिक को ठीक ढंग से, जितना उस टॉपिक के बारे में जान सकते हो जानो, लेकिन शुरुआत कहां से? जीरो से, बेसिक से शुरू करके देखो। अब ऐसा नहीं है कि बेसिक छोड़ दिया और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, बेसिक्स जरूर पढ़ो उसके। तो ये अफेक्ट हो गया, यानी ये वर्ब होती है। अब देखिएगा इफेक्ट, ये आफ्टर जो यहां एडजेक्टिव है, द आफ्टर इफेक्ट्स आना चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स होता है उसके बाद के जो प्रभाव होते हैं, इसका मतलब होता है प्रभाव, और इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। आफ्टर इफेक्ट्स होता है, ठीक है। ये आर भी आ गया, इसका मतलब प्लूरल चाहिए था, अदरवाइज हम क्या लिख देते? इफेक्ट भी लिख देते। कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर इफेक्ट भी तो नाउन है, आपको नाउन ही चाहिए था, इफेक्ट लिख दो। अरे भाई देखो वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल, इसलिए यहां जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। समझ में आ गई होगी चीजें। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स। देखो हमने नाउन का एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, लगभग सभी को ले लिया। इस प्रकार के प्लूरल होते हैं, उनको ध्यान रखना। आप लोग कैसे बनाओगे? डॉटर इन लॉज, ये सही है, डॉटर्स इन लॉज। तो डॉटर DAUGHTER, डॉटर, तो इसमें डॉटर का ही बनता है, डॉटर्स इन लॉज होता है, डॉटर्स इन लॉ होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसमें जो मेन वर्ड होता है उसका बनते हैं। इसमें देखिएगा स्टेप डॉटर्स, तो स्टेप्स डॉटर नहीं होता है, क्या बनता है? स्टेप डॉटर्स, DAUGHTERS। एक पासर बाई होता है, इसका बनाओ प्लूरल, PASSER, पासर बाई, पासर बाई, इसका बनाओ। फिर देखिएगा मेड सर्वेंट्स, ये भी ठीक है, लेकिन जब मैन सर्वेंट होता तो MAN, मैन सर्वेंट, SERVENT, तो इसका ये भी बना देते हैं मैन सर्वेंट, MEN, ठीक है। और ये सिंगुलर है, फिनोमिनन, ये प्लूरल है ही नहीं, ये क्या है? सिंगुलर है। इसका प्लूरल बताइएगा क्या होगा फिनोमिनन का? फिनोमिना,
PHENOMENA, फिनोमिना होता है इसका। क्या होता है भाई? फिनोमिना। जैसे क्राइसिस, CRI, क्राइसिस का बताइएगा। इस प्रकार के जो वर्ड हैं उनके आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि किस किस प्रकार के प्लूरल जो बनते हैं, इनको इरेगुलर प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? इरेगुलर, IRREGULR, इरेगुलर प्लूरल कहते हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा इरेगुलर प्लूरल कौन से होते हैं। हमने उसी के लिए ये आपका क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो कौन सा हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। A sonnet is a, एक सोनेट क्या होती है? ये देखिएगा एक नियम है इसमें कि जब कोई नंबर आपको मिले, उसके बाद में हाइफन मिले, उसके बाद नाउन मिले, उसके बाद नाउन मिले, तो ये जो नाउन होता है आपका, ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है बेटा? ये सिंगुलर होता है। ठीक है? तो a sonnet is a 14 लाइन पोइम होता है, 14 लाइन्स पोइम नहीं होता है। He gave me a 5 dash 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 not, तो यहां 5 रुपी लिखेंगे, RUPEE। He gave me a 5 रुपी नॉट, 5 रुपीज नहीं लिखेंगे। क्या नियम होता है? नंबर 5, उसके बाद एक हाइफन ऐसा लगा होगा और यहां एक नाउन मिलेगा, फिर एक नाउन यहां मिलेगा, तो ये जो नाउन होगा ये सिंगुलर होगा। A 5 day leave, a 5 फुट बंबू होता है। क्या नहीं होता है? फीट नहीं होता है, बंबू, BAMB। क्या लिखेंगे अपन? 5 फुट लिखेंगे, फीट नहीं लिखेंगे। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है ये, वो जानते हैं कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 14 लाइंस नहीं होगा। बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे कि यहां देखें सर 14 है इसलिए प्लूरल आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। 14 तो होता ही नहीं है। इस प्रकार से 14 के आप एस नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि 14 लिखेंगे, ये ठीक नहीं है। और ए है इसलिए यहां पोइम्स नहीं होगा, अदरवाइज ये भी ठीक हो जाता। तो कौन सा आंसर सही है इसका? ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एप्लीकेशन वाला है। देयर इज नथिंग विच ए मैन ऑफ, यहां ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद आपको नाउन चाहिएगा। देयर इज नथिंग विच ए मैन ऑफ स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग विच ए मैन ऑफ स्ट्रेंथ कैन नॉट डू। ऐसी कोई चीज नहीं जो एक आदमी, कौन सा आदमी? जिसके पास ताकत है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इट वॉज ए DECISN, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो यहां आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है भाई, तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 19, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फटाफट आंसर करो भाई, फटाफट। थिंग इज ए कॉमन नाउन, बिल्कुल थिंग कॉमन नाउन है, थिंग्स बहुवचन होता है उसका। ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। जॉय इज ए मास नाउन, हाँ मास नाउन अनकाउंटेबल, तो क्वालिटीज वगैरह जो होती हैं, वर्च्यूज होते हैं, वो भी मास नाउन ही होते हैं, अनकाउंटेबल ही होते हैं। देयर आर 4 नाउन्स इन द अबाउट सेंटेंस, 1, 2 और 3। कितने नाउन है? सिर्फ 3 नाउन हैं, 4 नहीं है। कितने हैं बेटा? 3 है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट। समझ में आ गई होगी चीजें आपके। चलो अब आज की इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following is an example of compound nouns? एक एग्जाम्पल बताए कंपाउंड नाउन का। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं, जो 2 नाउन मिलके बनते हैं, एक जिरेंड एक नाउन मिलके बनता है। जैसे रिवर बैंक, तो रिवर भी नाउन, बैंक भी नाउन, दोनों एक है। होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। तो इस प्रकार के जो नाउन होते हैं इनको कंपाउंड नाउन कहा जाता है।
तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछ ले, कंपाउंड नाउन का पूछ लें, तो वो भी हमने यहां डाल दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस, कोल माइनिंग और ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बात भाई? तो इस प्रकार से हमने आज ये नाउन का रिवीजन टेस्ट कंप्लीट किया। आशा करता हूं कि आपको नाउन के चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच।